हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। उस स्फीयर में हम दो केस पढ़ेंगे, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर और एक होलो स्फीयर, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था, ठीक है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, और फिर सॉलिड में भी होगा नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग। ये चार केसेस हैं, इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इसको समझे। तो समझने के लिए मैं कुछ डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, देखो होता है। तो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रहा, ठीक है। और एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके जस्ट नीचे मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये रहा, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। जो नीचे वाला जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है, इसका पोटेंशियल मैंने भी कंसीडर किया है। नीचे वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको मैंने क्या कंसीडर किया कि उसका पोटेंशियल भी है। और इसके जस्ट ऊपर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको मैंने भी माइनस डी वी कंसिडर किया है। मीन्स बोल सकते हैं कि इसके जो नीचेला हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके कंपैरिजन में जो ऊपर वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका पोटेंशियल क्या है, कम है। कितना कम है, डी वी से कम है, ठीक है। अब देखो इसके बीच का सेपरेशन भी हमें क्या है, दिया हुआ है। इसके बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल सेपरेशन है, डी आर है। डी आर बोले तो स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज मेंशन करना है, तो लिख रहा हूँ मैं लेट पोटेंशियल लेट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस लेट टू इक्विपोटेंशियल surfaces whose potential are V and V माइनस डी वी। क्लियर है। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने कंसीडर किया है और उसका पोटेंशियल दिया हुआ है V एंड V माइनस डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये ऊपर वाला एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, क्लियर। तो देखो A से B तक हमें एक चार्ज को कैरी करना है, ठीक है। A से B तक एक चार्ज को लाना है। तो जब हम चार्ज को लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो देखो इस चार्ज को हम लाएं A टू B, और वो चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1। वो चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इस केस में हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो जब मैंने पोटेंशियल स्टार्ट किया था तो उसमें फर्स्ट ही क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। क्या बोला था मैंने कि जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है हमारा, मीन्स इसको ऐसे समझे, देखें जैसे कि मान लो ये हमारा क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा। क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड है। ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। तो मैंने बोला था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। जैसे मान लें यहाँ पे एक हमारे क्या है, पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी है और इस पोटेंशियल पे ये भी है पोटेंशियल, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसा है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है
कि यहाँ पे इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। और क्लियर है, तो मीन्स जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फाइंड करें इस पोटेंशियल पे तो क्या होगा, KQ/R, तो इसका बीच का सेपरेशन देखो कितना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फाइंड करो तो यहाँ भी क्या होगा, KQ/R। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में R का वैल्यू बढ़ गया, तो अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कम तो हो ही जाएगा। तो मीन्स इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, पहले ही से कम है इसके कंपैरिजन में, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में कम है, तो मीन्स इधर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब इधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो मीन्स यहाँ पे हम ऐसा बना सकते हैं कि ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है, बातें आ रही है समझ में, सिंपल सा लॉजिक है यार, या फिर कॉन्सेप्ट बोल सकते हो इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड में रहेगा। ठीक है, अब A से B तक हम चार्ज कैरी कर रहे हैं, A से B तक हम चार्ज को ला रहे हैं। अब वो चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ए चार्ज, a unit positive charge, a unit positive charge is moving from A to B। मीन्स A हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और B हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W वर्क डन हो रहा है भाई, कहाँ से कहाँ तक जाने में, A to B तक जाने में हो रहा है। और वर्क डन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है, फोर्स आ गया। अब देखो जब चार्ज को ला रहे हैं तो उस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है भाई, उस फोर्स का एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और Q का वैल्यू क्या है, +1। ठीक है, +1, तो +1 वैल्यू हो जाएगा, तो इसको सिंपली हम F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब देखो तो यहाँ पे WAB इज इक्वल टू क्या होगा, WAB होगा E डॉट dr हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो गया, +1। Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है, +1, तो ये +1 हो गया। अब इस F की जगह पे क्या होगा, E, तो E डॉट dr। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है, मीन्स इसके बीच में अगर इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको देखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं भाई, WAB क्या होगा, E dr cos थीटा। ठीक है, जब डॉट को हटाएं तब cos थीटा है, और ये जो थीटा हमारा एंगल है, ये थीटा एंगल कहाँ है भाई, dr, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का वो थीटा है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है क्योंकि चार्ज को हम इधर ला रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि ये जो cos थीटा है ये एंगल है बिटवीन dr जो कि है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपवर्ड है, और स्मॉल dr जो है उसका डायरेक्शन इधर है, मीन्स इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो देखो क्या होता है पुट करने के बाद, E dr cos 180 डिग्री। ठीक है, और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है, -1, तो ये माइनस E dr। ठीक है, और ये आ गया हमारा वर्क डन। क्लियर है, इसको बोलो इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन 1 इसको लिया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं ही रेज कर रहा हूँ। देखो WAB अपॉन Q इज इक्वल टू VB माइनस VA हम लिख सकते हैं। देखो
इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज। तो देखो ये वर्क डन बाय चार्ज जैसे हो गया भाई। अब वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है, चार्ज को ए टू बी लेकर जा रहे हैं, ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, वही चार्ज है, वर्क डन हो रहा है अपॉन क्यू। तो ये पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है और ये पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल एट ए मीन्स क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये देखो इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसलिए वी बी माइनस वी ए, ये हो गया। चलो अब देखो Q का वैल्यू हम क्या लिए हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1। तो यहाँ पे ये जब +1 हो जाएगा तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो WAB इज इक्वल टू VB माइनस BA, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ये 1 हो गया। अब इसको कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करो तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या होगा, ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस EDR। कंपेयर कर दिए ना भाई, देखो LHS और ये LHS इक्वल, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, तो RHS लिख दें VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस EDR। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एट B, जो पोटेंशियल है B सरफेस का, पोटेंशियल है B सरफेस का, उसका क्या है V माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, तो पोटेंशियल ऑफ ए क्या है V माइनस डी वी, तो V माइनस डी वी माइनस EDR, ये हो गया। ये देखो माइनस में और ये प्लस में, तो ये क्या हो कैंसिल, और ये चलेगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो DV इज इक्वल टू माइनस EDR, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये देखो यही है हमारा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में। अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बताया था, उसमें देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। मीन्स इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं कि हेयर, या फिर इसको आप नोट डाउन कर ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखे भाई, इसको हम लिख सकते हैं हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, हेयर नेगेटिव साइन indicate that direction of electric field is in the direction of डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब भी पूछे कि एस्टैब्लिश कीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है और यहाँ पे मेंशन भी करना है कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है, आई बात हमें, तो इसे याद रखें, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका यूज़ करके हम आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम आगे फाइंड करेंगे कि सॉलिड स्फीयर के कारण या फिर होलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल है, DV अपॉन DR है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। ठीक है, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म भी लिख सकते हैं, एक इंटीग्रल फॉर्म आएगा, वो क्या होगा भाई, देखो डेल V चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू DV R1 R2 इज इक्वल टू माइनस R1 R2 E
डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। इसे भी आप याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म हुआ और हमारा डिफरेंशियल फॉर्म हुआ। क्लियर है, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये होगा ATION, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड EX, इसको लिख सकते हैं माइनस dV/dx। इसको ऐसे समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसको लिखा जा सकता है dV/dx, इसको डो पढ़ते हैं, या फिर और EY को लिखा जा सकता है dV/dy, और EZ क्या होगा भाई, माइनस dV/dz। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x y z। ठीक है, तो ये क्या है हमारा EX EY और EZ, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम इस टर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो हमने पढ़ा है वेक्टर, तो वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, एक वेक्टर को क्या लिख सकता है, AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे E जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर कंपोनेंट के में हम लिखें, हम किसमें, कंपोनेंट में लिखें, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है भाई, EX I कैप EY J कैप EZ K कैप लिखा जा सकता है। अब EX का क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे तो सब में माइनस है, तो माइनस एक बार कॉमन ले लिया, क्या आएगा, dV/dx I कैप प्लस dV/dy J कैप प्लस dV/dz K कैप, ये लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ भी भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी को क्या करें, आउटसाइड ले आए, तो ये आ गया माइनस dV/dx I कैप dV/dy J कैप dV/dz K कैप, और ये आ गया V को क्या किया मैंने, आउटसाइड लिया है। ठीक है, तो देखो ये जो टर्म्स है, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म्स है, इसको बोला जाता है ग्रेडियंट। क्या बोला जा सकता है, ग्रेडियंट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, और अगर इसको हम लेंगे वर्ड में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट भी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रही बात है समझ में। तो देखो ये आप लोग 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसको 11th क्लास में पढ़े हैं। ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा और मोर डिटेल्स में जब आप इंजीनियरिंग करेंगे या फिर ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएशन करेंगे फिजिक्स पे, तो आप वहाँ पे इसको पढ़ेंगे ग्रेडियंट के बारे में। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ग्रेडियंट भी। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब देखो एक पॉइंट और है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जनरली कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, MCQ में आते हैं क्वेश्चन। क्या है इंपॉर्टेंस, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है हमारा वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सुनो ध्यान से, इसको मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो उसका जो कर्ल होगा वो क्या होगा, जीरो। देखो कर्ल ऑफ
ई क्या होगा, जीरो। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। इस स्टेटमेंट को याद रखो, कर्ल ऑफ ई इज जीरो। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो बोले तो मीन्स मीन्स नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative in nature। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है इन नेचर, इसलिए उसका जो कर्ल है वो क्या आता है, जीरो आता है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होगा, ये आई, ये होगा जे और ये होगा के। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, देखो इसको मैंने क्या लिखा, डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड। आई कैप है इसके साथ, जे कैप है और के कैप है। तो आई जे के मैंने ऊपर लिखा, उसके नीचे ये लिखो डो बाय डो एक्स, जे के साथ क्या है, डो बाय डो वाई, देखो जे के साथ क्या है, डो बाय डो वाई, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, डो बाय डो वाई, और के साथ क्या है, डो बाय डो जेड। तो यहाँ पे लिखो डो बाय डो जेड। अब देखो क्या बचा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ई एक्स ई वाई ई जेड। इसका कैलकुलेशन करने पे जीरो आएगा तो हमारा क्या है, जैसे कि मान लो कोई पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो उसको जब इस फॉर्म से हम कैलकुलेट करेंगे और अगर जीरो आ गया तो बोल देंगे कि हाँ वो पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। आई बात समझ में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि हमें पढ़ना था। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। देखो अब क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। तो स्फीयर में हमें दो पढ़ने हैं, होलो एक सॉलिड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम जब पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए स्फीयर के कारण, तो वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था कि सॉलिड स्फीयर क्या होता है भाई, होलो स्फीयर क्या होता है, और इसमें दो चार केस आते हैं ना। हाँ, चार केस आते थे, सॉलिड में दो आते थे और होलो में दो आते थे। मैंने सारे केस के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सेम केस यहाँ पे भी लेना है। ठीक है, चार केस यहाँ भी आएंगे, फ़र्क क्या रहेगा वो देखिए। वैसे बेसिकली फ़र्क तो कोई नहीं रहेगा, सिर्फ एक्सप्रेशन में आएगा। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं भाई कि स्फीयर में हमें दो पढ़ने हैं, एक है होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, और एक है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब होलो में भी हमें दो पढ़ने हैं, क्या है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ये दो केस पढ़ने हैं इसमें। अब देखो यहाँ भी हमें दो केस पढ़ने हैं, कंडक्टिंग, और इसमें भी हमें पढ़ने हैं दो केस नॉन कंडक्टिंग। अब देखो होलो स्फीयर में क्या होता है कि जो चार्ज है वो रिसाइड करता है सरफेस के ऊपर। ठीक है, और सॉलिड में भी कंडक्टिंग के केस में चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर क्या करता है, रिसाइड करता है। सिर्फ क्या होता है, जो सॉलिड है वो नॉन कंडक्टिंग में पूरे वॉल्यूम के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन्स इसमें भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल वॉल्यूम ना, होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किस में, सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग के केस में। लेकिन होलो कब का कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड का कंडक्टिंग हो। फिर से देखो इसको, ये
होलो का कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड का कंडक्टिंग, ये तीनों में जो चार्ज है हमेशा कहाँ रिसाइड करते हैं, सरफेस पे। इसको फिर से लिखो, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का बात करें तो होगा सरफेस ऑफ स्फीयर। तो मीन्स अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस केस में, तो जब इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, तो ये तो सारे का एक्सप्रेशन क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन इसमें क्या है, वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स जो सॉलिड स्फीयर है हमारा, उसके अंदर भी कुछ मटेरियल है। मीन्स क्या है, पूरा होल मटेरियल पे क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका केस अलग हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बोले तो होलो में अगर हम किसी एक के बारे में अगर फाइंड करते हैं पोटेंशियल, तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि तीनों का केस क्या सेम है। तो तीनों का एक्सप्रेशन में क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम किसी एक के कारण फाइंड करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे। ठीक है उसमें। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछे कि होलो कंडक्टिंग फाइंड कीजिए और होलो नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग के कारण पोटेंशियल फाइंड कीजिए, तो आप किसी के कारण एक के कारण फाइंड करें तो वही एक्सप्रेशन उसका भी हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखें कि हम कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग। ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं, होलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो जो हमारा फर्स्ट केस है, क्या है फर्स्ट केस भाई, केस फर्स्ट, ये क्या है कि फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, होलो स्फीयर of radius r, of radius capital R at distance, at a distance a small r from the center of a sphere। क्लियर है कि स्फीयर के सेंटर से किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, और उस स्फीयर जो होलो स्फीयर है उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक है। तो देखो इसमें मैंने क्या बोला है कि होलो स्फीयर के कारण फाइंड कीजिए, तो इसमें सारे आ गए हैं। क्या आ गया भाई, इसका कंडक्टिंग केस भी आ गया। ठीक है। अब प्लस नॉन कंडक्टिंग आ गया, नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड का कंडक्टिंग भी आ गया, सॉलिड का कंडक्टिंग केस भी आ गया। ठीक है। तो होलो के कारण होलो स्फीयर में किसी को फाइंड कीजिए, और ये तीनों केस में क्या हो गया, वैलिड रहेंगे एक्सप्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक होलो स्फीयर कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखो एक ये होलो स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ये एक होलो स्फीयर जिसका सेंटर से, ये सेंटर आ, और उसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है। और चूंकि ये होलो स्फीयर है तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सरफेस के ऊपर होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, आप नेगेटिव भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। अब देखो इसका जो डिस्टेंस है, सपोज ये पॉइंट है P जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, यहाँ तक। ठीक है। अब देखो इसमें हर एक केस आएगा भाई कि यहाँ पे 3 केस आएगा कि आउटसाइड क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस। ठीक है। एट द सरफेस, इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा, और इनसाइड द स्फीयर उसका क्या पोटेंशियल होगा उसे देखना है। तो ये तीनों पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। पॉइंट P यहाँ पे एक बार रखेंगे, पॉइंट P को सरफेस पे कंसिडर करेंगे, फिर पॉइंट P को इनसाइड द होलो स्फीयर कंसिडर करेंगे, तब देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अभी मैंने क्या कंसिडर किया, आउटसाइड। तो फर्स्ट केस हमारा है आउटसाइड, आउटसाइड पोटेंशियल फाइंड करें।
तो आउटसाइड के केस में ये जो स्मॉल आर है ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस E dr लिख सकते हैं, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म को। अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो ये dB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dB रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोटेंशियल मीन्स दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। क्लियर है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास पॉइंट बी है और एक पॉइंट है ए, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी माइनस, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर जाऊँ तो ये क्या होगा फाइनल, ये फाइनल पोजीशन और ये है इनिशियल पोजीशन। तो लिखा क्या जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही लिखते हैं। तो फाइनल में हमारा क्या है, पोटेंशियल एट ए बी ए हो गया, और माइनस क्या हो, पोटेंशियल एट बी जो कि है क्या, इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। ठीक है, तो देखो ये तो डिफरेंस हो गया भाई, ये क्या लिख दिया मैंने, डिफरेंस लिख दिया दो पॉइंट के बीच में। लेकिन हमें तो डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट पी। आ रही बातें समझ में। अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल एट ए क्या लिखे थे, बी ए, पोटेंशियल एट बी क्या लिखे हैं, वी बी लिखे ना। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एट पी मीन्स अगर ये टर्म आ रहा है तो इस तरह से हमें एक टर्म को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो देखो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो जाएगा बी पी माइनस बी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। आ रही बातें समझ, ये इंटीग्रल फॉर्म था भाई, ये क्या था, इंटीग्रल फॉर्म था। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल जो मैंने पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहा हूँ पी तक। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी इसलिए कंसीडर किया हूँ क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है हमारा, जीरो हो जाता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एक टर्म क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, तो मीन्स हमें पोटेंशियल एट पी मिल जाएगा। इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट जो था वो कहाँ पे कंसीडर किया है, पोटेंशियल एट पी मीन्स इनफाइनाइट पे पोटेंशियल मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एट पी वी पी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। देखो ध्यान से ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस स्फीयर, होलो स्फीयर, हमें पता है क्या होता है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा एट डिस्टेंस आर एट पी, हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर नहीं पता है तो जाके पहले वीडियोस को देखें जो कि प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये देखो के क्यू, इस पे चार्ज जो है ये है क्यू प्लस क्यू, के क्यू, के का वैल्यू क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया डी आर। क्लियर है। अब देखो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाय आर। इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, -1 बाय आर। ये आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 बाय आर, और लिमिट पुट करेंगे तो कहाँ का फर्स्ट पॉइंट हम लिए हैं इन्फिनिटी, और आ कहाँ रहा है भाई, पोटेंशियल फाइंड कहाँ करना है, एट डिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये आ गया इन्फिनिटी और एक हो गया आर, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया आर। ठीक है, ये इन्फिनिटी और ये आर हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी और पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस। ठीक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे गया इनफाइनाइट और ये हो गया आर।
अब हमें कुछ नहीं करना है, लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो और ये है पोटेंशियल एट P, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q बाय 4πε0। देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस में आ जाएगा टर्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा (1/r) पुट कर रहे हैं वैल्यू, और ये -1/∞। इसी तरह से लिमिट पुट किया जाता है। देखो यहाँ तक डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखो 1/r, 1/∞ क्या होता है, 0 हो जाता है, ये तो टर्म कैंसिल हो गया भाई। तो क्या हो गया, Q/4πε0r, ये आ गया। तो देखो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, क्या होगा, V इज इक्वल टू KQ/r। मतलब सिंपली जो हमने पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था वो होलो स्फीयर के कारण आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल है V, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का, ठीक है। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने केस डिस्कस किया है, ये केस किसका है भाई, आउटसाइड, मीन्स ये क्या है, होलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देख लो भाई क्या होता है, KQ/r, मीन्स ये जो हमारा ये जो कन्फिगरेशन है ये किस तरह का काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। अब पॉइंट चार्ज का ही तो ये होता है एक्सप्रेशन KQ/r, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो। अब जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड जो हमें सेकेंड पॉइंट है जहाँ पे हमें फाइंड करना है, आप इसे नोट डाउन कर लो। सेकेंड पॉइंट है भाई, नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं एट सरफेस ऑफ पोटेंस, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट जो पोटेंशियल फाइंड करना है एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे बोल सकते हैं एट सरफेस ऑफ स्फीयर ना, स्फीयर क्या होगा, जब सरफेस के ये जो स्फीयर के सरफेस पे पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, इसको इरेज कर दो, ठीक है। ये पॉइंट अब कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया ऑफ स्फीयर। तो देखो यहाँ पे जो ये r था वो r ये रह गया भाई। तो ये जो स्मॉल r है और ये कैपिटल R क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है इस केस में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, बस ये जो पोटेंशियल का जो हमारा एक्सप्रेशन है KQ/r, बस r के जगह पे रिप्लेस कर देना है कैपिटल R से, वही हमारा एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है KQ/4πε0 कैपिटल R। आ रही बातें समझ में, बातें आ रही है ना समझ में, सिंपल सा है, कुछ नहीं किया भाई, बस स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R को मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब इसे नोट डाउन कर लो। जो नेक्स्ट केस होगा हमारा, जो थर्ड केस होगा, वो क्या होगा कि ये जो पॉइंट P है उसको अब हम इन साइड में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल वहां पे क्या होता है, क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कर लें। थर्ड केस है क्या, थर्ड केस क्या कहता है, इनसाइड फाइंड कीजिए, ठीक है। पोटेंशियल इनसाइड फाइंड करना है, ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड। तो इनसाइड फाइंड करेंगे तो ये जो पोटेंशियल है, ये जो पॉइंट P है वो शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, मीन्स अब ये जो पॉइंट P है कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के कंपैरिजन में क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ये कंडीशन लिखा जा सकता है। देखो सिंपल से बात देखो, अगर आपको इनसाइड आउटसाइड नहीं लिखना है तो ये जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसको जरूर मेंशन कर दें, कैपिटल R क्या ग्रेटर है स्मॉल r से, लेस देन है, दिस दैट, ठीक है। उसको आपको क्या करना, मेंशन कर देना। उससे क्या पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है, एट द सरफेस, वो इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें फाइंड करना पोटेंशियल। तो फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो गया, -dB/dr, ये हो गया। आ रही बात है समझ में। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारा चार्ज जो इसमें देखो, सारा चार्ज जो है ये होलो स्फीयर में कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं है। जब इनसाइड कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्या, नहीं। तो मीन्स होलो स्फीयर में
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जा रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी भी इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू जीरो। बातें आ रही समझ में, देखो ध्यान से। ये तो जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ पे लिख दूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो स्फीयर इज जीरो, तो बस पुट कर दिए, कंडीशन को पुट कर दिए, तो डी वी अपॉन डी आर आ गया। क्लियर है। अब देखो ये जो डेरिवेटिव है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये तभी पॉसिबल है, सुनो ध्यान से, ये तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल क्या हो, विथ रिस्पेक्ट टू आर कांस्टेंट हो। बातें आ रही समझ में, या ऊपर से उड़ गया। देखो डिफ्रेंशिएशन आप लोग को पढ़ना है क्लास 12th में, ठीक है, तो वहाँ पे आप जानेंगे डिटेल में, ठीक है। वही डिफ्रेंशिएशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डील कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो डी वी अपॉन डी आर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जीरो तभी होगा, डेरिवेटिव किसी का जीरो तभी होता है जो पोटेंशियल है, ठीक है, जो पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मींस पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, तभी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो इसको क्या बोला सकता है, कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई, कांस्टेंट तो हो गया कि पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका वैल्यू तो कुछ होगा ना। हाँ, तो वैल्यू क्या होगा, जो पोटेंशियल हमें सरफेस पे मिला था, जो पोटेंशियल हमें सरफेस पे मिला था वही पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड रिप्रेजेंट रहेगा। आ रही बातें समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पोटेंशियल हमें सरफेस पे मिला था वही पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे इनसाइड द होलो स्फीयर क्या रहेगा, प्रेजेंट होगा, मीन्स हमें मिलेगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल हमें क्या मिला था, वी एस, पोटेंशियल एट सरफेस क्या मिला था, कुछ इस तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, यही था। मीन्स ये यही पोटेंशियल क्या होगा, हर एक पॉइंट पे मिलेगा। मीन्स अगर यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ फाइंड करो, सरफेस पे तो वही होगा, यहाँ फाइंड करो, किसी भी पॉइंट पे फाइंड करो, पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्लियर है, आ रही बातें समझ में। तो देखो ये 3 केस हमने डिस्कस कर लिए। देखो तो 3 केस यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है होलो स्फीयर में, तो वो किस में है भाई, सारे आगे देखो, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड का कंडक्टिंग। तो आप ये प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। और ये कोई भी एग्जाम पूछे कंडक्टिंग के कारण, नॉन कंडक्टिंग के कारण, सॉलिड कंडक्टिंग के कारण, तो ये प्रोसेस आप फॉलो करके पूरा इसको डिराइव कर दो, उस तीनों सिचुएशन के लिए क्या होंगे, वैलिड रहेंगे। क्लियर है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले। जो नेक्स्ट हम लेंगे वो क्या लेंगे, सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। उसका कंडीशन तो अलग होगा, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉलिड में वो क्या करता है, पूरे वॉल्यूम के ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसका कंडीशन कुछ अलग होगा। देखो एक पॉइंट और यहाँ पे क्या होगा कि मैं ग्राफ प्लॉट कर ले रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर ले रहा हूँ। तो देखो इस केस में ग्राफ का नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा, ये सारे रिजल्ट हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। देखो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटसाइड, ठीक है, बी पोटेंशियल आउटसाइड क्या मिला था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्मॉल आर ना, स्मॉल आर। और ये क्या मिला है, इनसाइड, ये क्या है, सरफेस का भी वैल्यू है, यही तो सरफेस का वैल्यू है, सरफेस का भी वैल्यू यही है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये सरफेस पे जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है वही है, और इनसाइड भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर को बना रहे हैं, एक होलो स्फीयर, एक होलो स्फीयर, ये रहा होलो स्फीयर, ठीक है,
होलो स्फीयर में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे कंपेयर करके जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या करेगा, आसानी रहेगा उसको समझने में, ठीक है। तो देखो इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, लो भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस चार्ज, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारा जो कि इसका क्या है, सेंटर है इस स्फीयर का, और ये रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्सिस को पोटेंशियल से, ये एक्सिस कैसा है, भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर। देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है कि जो हम फाइंड किए थे इनसाइड, तो इनसाइड के केस में पोटेंशियल क्या जा रहा है, कांस्टेंट। इनसाइड के केस में पोटेंशियल क्या जा रहा है, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल जब कांस्टेंट आ जा रहा है तो मीन्स कोई वेरिएशन नहीं होगा भाई, ठीक है। तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, देखो तो इस तरह से जाएगा, ग्राफ का नेचर इस तरह जाएगा, पोटेंशियल कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है तो सीधा जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। और ये जो पोटेंशियल जो इनसाइड है वो तो कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू क्या है, जो सरफेस पे पोटेंशियल मिल रहा है उसी का वैल्यू है भाई। अब देखो जैसे ही आउटसाइड गए तो आउटसाइड जाने में देखो पोटेंशियल क्या होता है, इन्वर्सली हो जा रहा है 1/r का, मीन्स डिक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ से क्या रहा, जैसे ही आउटसाइड निकले तो ये क्या हुआ, ये डिक्रीज कर गया, तो ये क्या निकला भाई, 1/r, ठीक है। ये भी इज इक्वल टू 1/r। तो देखो ये कब पॉसिबल है, ये यहाँ पे हो जाएगा जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। और ये क्या हुआ, इनसाइड का कैसा, इनसाइड में क्या होगा, ये है, और ये रहा आउटसाइड, है ना। ये कंडीशन देख के ही पता चल रहा है इनसाइड का बात हो रहा है और ये आउटसाइड का बात होता है। इनसाइड में क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट चला गया भाई, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और कहाँ से वेरिएशन हुआ, वेरिएशन हो रहा है कि जैसे ही सरफेस से बाहर निकले, ठीक है, जैसे ही स्फीयर को हम छोड़े, जैसे आउटसाइड आए तो आउटसाइड में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है 1/r से, क्लियर है। तो ये ग्राफ रहा, ये ग्राफ रहा, क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कर लें। अब जो कंसीडर कर रहे हैं वो सॉलिड स्फीयर रहेगा। नेक्स्ट है फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। देखो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर आएगा ऑफ रेडियस r एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, और उसमें क्या नॉन कंडक्टिंग का केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया कि सॉलिड जहाँ भी आए मीन्स क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरे वॉल्यूम के ऊपर होगा, ठीक है। तो देखो डायग्राम इसका कुछ इस तरह से होगा, ये रहा सॉलिड स्फीयर, है क्या सॉलिड स्फीयर, नहीं, अभी कैसे बोल सकते हैं कि भाई कि सॉलिड स्फीयर है, हम देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा उसके अनुसार ही तो बोल सकते हैं ना, हाँ कि ये सॉलिड मतलब सॉलिड स्फीयर है या फिर होलो स्फीयर है, ठीक है। अगर पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट रहा चार्ज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और पूरा सरफेस पे रहेगा डिस्ट्रीब्यूट तो क्या हो जाएगा, होलो होगा, ठीक है। तो ये है हमारा एक, इस पे देखो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा पूरा ऑल ओवर वॉल्यूम, ऑल ओवर वॉल्यूम, तो क्या हो जा रहा है, ये सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब देखो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, तो चलो मैं यहाँ पे सेंटर कंसीडर कर रहा हूँ एक, ये रहा सेंटर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर, और किसी पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, और इस पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर। तो देखो फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, फिर से वही सारा प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। तो देखो एक बार यहाँ से देख लो पहले, फर्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं, आउटसाइड, आउटसाइड में क्या होगा भाई, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, ये कंडीशन है। तो देखो क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है ये है, और dV इज इक्वल टू माइनस ADR लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसा लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो जब ऐसा लिख सकते हैं हम, जब ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे करना क्या है कि देखो फिर से आ गया चेंज इन पोटेंशियल,
तो चेंज इन पोटेंशियल मीन्स दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। या फिर कोई ए लो या पॉइंट बी लो, तो बी ए माइनस बी बी लिखा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल एट पी चाहिए, लेकिन डिफरेंस आ जा रहा है भाई दो पॉइंट में, तो एक पॉइंट को तो क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट को जीरो हम तभी कर सकते हैं जो कि दूसरा पॉइंट हम क्या कंसीडर करें, इन्फिनिटी कंसीडर करें, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट को हम इन्फिनिटी लेते हैं तो उस पे पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, तो दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल एट पी जहाँ पे हमको रिक्वायर्ड है फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv को हम लिख सकते हैं क्या भाई, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिखा जा सकता है, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस ये होगा ई डॉट डी आर, ये रहा इंटीग्रल। चार्ज को मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इनफाइनाइट पे, किसी इनफाइनाइट चार्ज है उसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्फिनिटी से एट डिस्टेंस आर, ये हो गया लिमिट। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। देखो हमको पोटेंशियल एट पी चाहिए तो दूसरा पॉइंट को जीरो करना है, इसीलिए मैंने दूसरा पॉइंट को क्या कंसिडर किया है, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो ये हो गया हमारा जीरो, तो हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल एट पी। तो देखो अब इसको सॉल्व करें तब पोटेंशियल एट पी को हम भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट पी को हम क्या बोल दे रहे हैं, भी, तो डायरेक्ट भी लिख रहे हैं। अब देखो इसको भी इज इक्वल टू माइनस, कहाँ से ला रहे हैं भाई चार्ज को, इन्फिनिटी से एट डिस्टेंस आर, ठीक है। ये हो गया ई डॉट डी आर, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या आउटवर्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, और हम चार्ज को इधर भी कैरी कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाएँ तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, डी आर भी इधर ही आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देखो एंगल क्या जा रहा है, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जब हम इसको डॉट को हटाएंगे तो क्या लिखा जा सकता है, इन्फिनिटी अपॉन आर ई डी आर कॉस थीटा लिखा जा सकता है। डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। और अब देखो यहाँ से ये कॉस थीटा एंगल है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या, 0 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0 डिग्री, तो v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से आर ई डी आर कॉस 0 डिग्री, ठीक है। 0 पुट कर दिया, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया इन्फिनिटी आर ई डी आर, और ये है पोटेंशियल भी। क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर एट पॉइंट पी क्या होता है, के क्यू बाय आर, सेम है भाई। तो फिर से भाई भी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू आर, ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया, और ये क्या आ गया, डी आर। अब देखो इस पे जो चार्ज है उसको मैंने क्या बोला है, क्यू, इसलिए के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो क्यू ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर ला रहे हैं आउटसाइड, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया भाई। इंटीग्रल आ गया, ये माइनस है हमारा, ठीक है, ये माइनस है, और ये किसके बराबर है, भी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाय आर, ठीक है, ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, -1 बाय आर, ठीक है, और ये क्या होगा, इन्फिनिटी से आर, लिमिट पुट कर दिए। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो जब प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ रहा है, भी, तो भी इज इक्वल टू, और फिर देखो यहाँ पे फिर क्या आएगा, एक इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी होगा, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या, के क्यू बाय, अगर चलो लिख मेंशन कर ही देते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट कर रहे हैं 1 बाय आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट को पुट करो इस पॉइंट पे, तो 1 बाय आर, क्या आर की जगह पे पुट करो तो 1 बार आ गया, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या पुट करना, -1 बाय इन्फिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये हो गया अपर लिमिट और ये हो गया
लोअर लिमिट, तो 1/∞ हो गया 0, तो अब क्या बचा KQ/R, तो यहाँ पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या है 4Q/4πε0 और R, ठीक है। ये देखो फिर से वही एक्सप्रेशन आया जो कि हम होलो स्फीयर में फाइंड किए थे। क्या फाइंड किए थे, V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जो पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल आया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R का, ठीक है। तो ये आउटसाइड रहा, ठीक है। फिर सिंपल सा केस है क्या भाई कि एट द सरफेस क्या होगा, तो एट द सरफेस में क्या होगा भाई वो भी देख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, वो जो पॉइंट P जो आउटसाइड है उसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आना है, ठीक है। अब चलो मान लो कि ये जो पॉइंट P है हमारा, ये जो पॉइंट P है वो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, सरफेस पे आ गया। तो जब पॉइंट P है और ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, तो ये R और ये R क्या होगा इक्वल हुआ, तो ये सेकेंड पॉइंट रहा, तो इसको क्या बोल सकते हैं एट द सरफेस क्या हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, उसके जगह पे पुट कर देना वैल्यू V इज इक्वल टू Q/4πε0 कैपिटल R, और ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सिंपल सा ये देखो जिस तरह से मैंने होलो स्फीयर में फाइंड किया वो ये दो कंडीशन तक क्या रहा सेम आ रहा है, बस चेंज क्या करेगा यहाँ पे जब इनसाइड जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इन जाएंगे हम पॉइंट को लेकर यहाँ पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे उसमें प्रोसेस चेंज हो जाएगा, कंडीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। थर्ड केस हम ले रहे हैं, देखो अब क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट P है हमारा, ये पॉइंट P है उसको हम इनसाइड द स्फीयर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट P अब हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसको मैं कुछ चार्जेस को यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि विजुलाइज करने में हमें क्या आसानी हो। देखो अब ये पॉइंट P को मैं यहाँ पे रख दिया, ठीक है, जिसका स्मॉल डिस्टेंस क्या है R, ठीक है, कैपिटल है, ये कैपिटल R है, ठीक है, जो कि रेडियस है इसका। तो यहाँ पे क्या होगा इनसाइड, ये क्या होगा इनसाइड, और इनसाइड के केस में क्या होगा जो स्मॉल r है वो लेस देन है कैपिटल R से, ठीक है। अब देखो तो सिंपल सी बात फिर से वही है भाई, लिखिए फॉर्मूला क्या है भाई हम पढ़ें E इज इक्वल टू -dV/dr। देखो इतना बारे में फॉर्मूले लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, ठीक है, और याद कर भी लेना है, ठीक है। E इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ dV इज इक्वल टू -E.dr, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो फिर से क्या करना है, फिर से वही डिफरेंस वाला, ठीक है। तो आप ये ना लिख के भी डायरेक्ट वहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट P जहाँ पे हमें फाइंड करना है माइनस V∞, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, और एक पॉइंट पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट P, तो दूसरे पॉइंट को 0 करना है, इसलिए दूसरा पॉइंट को हम क्या कंसिडर कर लिए हैं इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है 0 हो जाता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा -∞ to R लाना है, ये हो जाएगा E.dr के इक्वल। देखो जो हम पहले करते थे वही यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल Vp है उसको मैं V बोल दिया, ठीक है, ये आ गया इन्फिनिटी R E.dr, क्लियर है। अब देखो पहले जो चार्ज इन्फिनिटी पे रखा था वो हम लाए सरफेस पे, फिर सरफेस से पॉइंट P पे, तो यहाँ पे दो लिमिट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा वो दो पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या होगा, ये जो पहला होगा वो होगा इन्फिनिटी से ला रहे हैं कैपिटल R, ठीक है, यहाँ पे लाएं, उसके बाद इन करेंगे तो यहाँ पे होगा E.dr, ठीक है, फिर से माइनस। अब कैपिटल R से कहाँ पे ला रहे हैं स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r, और ये हो गया E.dr। देखो ध्यान से यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बातें, कुछ नहीं किया है, हम बस कर क्या रहे हैं कि पहले जो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज था उसको कहाँ पे लाए हैं एट द सरफेस लाएं, फिर सरफेस पे लाए हैं, तो उसके बाद फिर पॉइंट P पे लाएं, तो सरफेस पे लाए हैं तो उसका रेडियस क्या है कैपिटल R, और फिर उसके बाद जब पॉइंट P पे रखे हैं तो उसका डिस्टेंस क्या है स्मॉल r। तो देखो पहले इन्फिनिटी से कहाँ लाएं कैपिटल R तक सरफेस पे, फिर उसके बाद कैपिटल R से कहाँ ले गए स्मॉल r पे, तो कैपिटल R से फिर स्मॉल r, तो इस तरह का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करना है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी ये आर, ये होगा क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर, और ये हो गया डी आर। क्लियर है, ये हो गया माइनस, और ये फिर ये हो गया माइनस इन्फिनिटी आर। देखो सॉरी इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा ना। अब देखो इस केस में, इनसाइड के केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था सॉलिड स्फीयर में, वो क्या था याद है, वो था क्यू आर अपॉन 4πε0 कैपिटल आर क्यूब डी। ठीक है, ये था इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। बस हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या उसका एक्सप्रेशन रख रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल हमारा बी आया। तो देखो इसको, इस तरह का जो कैलकुलेशन है हम बहुत बार कर चुके हैं। देखो इस तरह का कैलकुलेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे देखो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल आ रहेगा ना। हाँ, तो सिंपली हम क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो ये तो बाहर आ जाएगा, 4/4πε बाहर आ जाएगा, फिर क्या बचेगा, 1/r² डी, और 1/r² का क्या होता है इंटीग्रेशन -1/r, और फिर उसका लिमिट पुट करेंगे। तो पहले जहाँ पे लिमिट पुट करते तो वहाँ पे स्मॉल आर आता था, तो स्मॉल आर आता था। यहाँ पे क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, और ये माइनस है, फिर एक माइनस टर्म्स आता है, वो क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा q 4πε0 कैपिटल आर। ठीक है, ये हम बहुत बार ऐसा कैलकुलेशन किए हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म्स है हमारा q/4πε0 कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये कैपिटल आर क्या है हमारा फिक्स्ड है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, चेंज क्या कर रहा है स्मॉल आर, कभी आउटसाइड रख रहे हैं, कभी सरफेस पे रख रहे हैं, कभी इनसाइड रख रहे हैं, मीन्स चेंज क्या कर रहा है केवल स्मॉल आर। ये कैपिटल आर हमारा फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो वो भी क्या कांस्टेंट है। तो ये टर्म्स जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिख दिए भाई 4πε0 आर क्यूब। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये हो गया आर डी आर। देखो आर डी आर यहीं पे रह गया, और ये टर्म्स को हम बाहर ले आए। तो देखो जब ऐसा इंटीग्रेशन होगा तो q/4πε0 कैपिटल आर, और ये हो जाएगा माइनस q/4πε0 कैपिटल आर क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ आर क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ आर होता है r² + 2। क्लियर है, r² + 2 कैसे, क्योंकि इसका पावर 1 + 1 ऐड हो जाता है, और जितना पावर ऐड होता है उतना डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा r² + r²/2, तो यह आ गया r²/2। क्लियर है, ये देखो यहाँ से, और ये लिमिट पुट कर दो यहाँ से, क्या है कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो जब इसको लिमिट पुट करोगे, और ये क्या है v, तो v इज इक्वल टू क्या होगा q/4πε0 कैपिटल आर माइनस q/4πε0 कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं वहाँ पे, तो लिमिट पुट करने के साथ क्या होगा उसको देखें, क्या होगा अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या आ गया, अपर लिमिट आ गया r²/2 और माइनस लोअर लिमिट तो r²/2। बस सिंपली जो हमारा वेरिएबल है ना उसी पे क्या करना है, वो जो लिमिट है उसको पुट करना है। तो यहाँ पे r है, यहाँ पे x भी होता तो ये r को यहीं पे पुट कर देते x के जगह पे, फिर इसको यहीं पे पुट कर देते, लेकिन यहाँ पहले से r है तो r को पुट करते तो r² हो गया। आप r² कैपिटल R पुट कर देते तो कैपिटल R आ गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या यहाँ से कि कुछ हम कॉमन ले लेंगे, कुछ टर्म को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा q/4πε0, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा q/4πε0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/r। ठीक है, और ये अंदर चल जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस ऊपर जाएगा अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा q तो बाहर आ गया ना, जब q बाहर आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये अंदर चला गया तो r², ये तो बाहर आ गया, आइए 2r³ यहाँ पे चला जाएगा 2r³, ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे पहले से r² है और ये टर्म्स अंदर जाएगा तो r² से ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2r। देखो हमारी बातें समझ में, सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं है इसमें बड़ा
कुछ किए हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लें, अगर यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0। जब वहाँ से हम एलसीएम लेंगे 1/r है, ठीक है, वहाँ पे जो 3 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3r², 3 कैपिटल R² माइनस, ठीक है, देखो माइनस क्या आएगा, माइनस स्मॉल r² अपॉन क्या आएगा 2r³, यही आएगा, यही आएगा। हम क्या किया, एलसीएम लिया, उसके बाद क्या किया 3r² आ जाएगा और वो -1/r² आ गया, 2r³ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल मिला कहाँ, ये हमें पोटेंशियल मिला इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न को। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ये जो v वो डिपेंड कर रहा है स्मॉल r पे, ये जो पोटेंशियल v है वो डिपेंड कर रहा है स्मॉल r पे। ये क्या है, कैपिटल R, ये तो रेडियस है ना, वो रेडियस क्या चेंज नहीं हो रहा ना, वो रेडियस चेंज नहीं हो रहा, मीन्स ये कैपिटल R पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, स्मॉल r पे, क्योंकि स्मॉल r ही चेंज कर रहा है, कभी आउटसाइड को पॉइंट रख रहे हैं, कभी सरफेस पे रख रहे हैं, कभी इनसाइड रख रहे हैं। तो v जो है यहाँ पे डिपेंड कर रहा है r पे, मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे अगर r को बढ़ाएंगे हम, अगर r को हम इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा भाई, ये देखो, अगर r को बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसके साथ क्या है, नेगेटिव साइन, तो पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी के साथ अगर नेगेटिव साइन आता है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब r का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तब। देखो यहाँ पे हम कुछ मेंशन कर दे रहे हैं उसको, वो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, और वहाँ पे हम कुछ मेंशन कर रहे हैं, वो क्या होगा, देखो मीन्स बोल सकते हैं एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a small r, potential will be decrease, potential will decrease, ठीक है। बातें आ रही समझ में, जैसे हम r का वैल्यू बढ़ाएंगे स्मॉल r का, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो एट द सेंटर, अगर इस r को हम सेंटर पे ले आए, ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, एट द सेंटर, एट द सेंटर क्या होगा, r 0 हो जाएगा, जब r 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 कैपिटल R² अपॉन 2r³ बचेगा, 2r³, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं q/4πε0। देखो ये 0 हो गया, सेंटर पे r का वैल्यू क्या 0, r का वैल्यू 0, तो ये टर्म हो गया 0, तो क्या बचा 2r² अपॉन 2r³, तो एक r³, ये क्या होगा r² से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, एक r बचेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2r होगा। तो ये सेंटर पे पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये पोटेंशियल कहाँ मिल रहा है हमको, सेंटर पे मिल रहा है, किस केस में, सॉलिड के केस में। तो इसको ध्यान में रखें इस एक्सप्रेशन को। अब मैं इस सारे रिजल्ट से हम क्या एक ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, और देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो ये ग्राफ को यहीं पे हम प्लॉट, ये रहा,
तो यहाँ पे देखो ये हम रिप्रेजेंट करें इसको पोटेंशियल से, इसको रिप्रेजेंट करें पोटेंशियल से, और इसको रिप्रेजेंट करें एक्सिस को स्मॉल आर से। तो देखो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, हमारा डिक्रीज करता जाएगा। आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो सेंटर पे है, सेंटर में पोटेंशियल क्या जा रहा है, सेंटर पे पोटेंशियल कुछ है जिसका वैल्यू भी लिखे हम, ये पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंटर पे पोटेंशियल है हमारा, ठीक है। सेंटर पे जब चार्ज रखें, मतलब जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर पे, तो कुछ सेंटर पे वैल्यू होगा जो भी है लिखे थे, ठीक है। अब जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तब पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन पोटेंशियल जैसे जैसे आर का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करते जाएगा। तो मीन्स आर का वैल्यू देखो बढ़ा रहे हैं, ये देखो आर का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। आर का वैल्यू बढ़ाता जा रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम आर का वैल्यू बढ़ाएं पोटेंशियल डिक्रीज, आर का वैल्यू बढ़ाएं पोटेंशियल डिक्रीज, आर का वैल्यू बढ़ाएं पोटेंशियल डिक्रीज, तो ये पोटेंशियल क्या डिक्रीज होकर यहाँ पे आया, आगे यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कैसा है, सरफेस का, तो सरफेस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। और उसके बाद आउटसाइड जैसे ही आता है तब पोटेंशियल फिर से डिक्रीज करने लगता है 1/r से। तो पोटेंशियल 1/r से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ रहा है, इनसाइड का केस रहा, और ये कहाँ रहा, आउटसाइड का केस रहा, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये r इजिकल टू स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R, ठीक है। पोटेंशियल सेंटर, और जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ा रहा है पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, और अल्टीमेटली जो बाहर जो हम पोटेंशियल फाइंड किए थे वो क्या था, KQ/R आया था, ठीक है। तो 1/r से पोटेंशियल आउटसाइड भी क्या होता है, डिक्रीज करता है सॉलिड के केस में। तो ये थे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, और स्फीयर में हमने जितने सारे केस थे सारे पढ़ लिए हैं। देखो इसमें कुछ कुछ मैंने पॉइंट्स, छोटा छोटा सा टॉपिक है जो कि हम उसको स्किप किए हैं, उसको स्किप इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है, और वो टॉपिक को हम जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो टॉपिक को वहीं डील कर लेंगे, ठीक है। वो टॉपिक प्रॉब्लम से रिलेटेड था तो डायरेक्ट वो टॉपिक प्रॉब्लम के समय में डील करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और इसे ज़रूर रिवाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे इसके आगे जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तब तक आप इसे रिवाइज करते रहें।